भारत की माटी में एक ऐसे महान क्रांतिवीर का जन्म हुआ जिन्होंने अपने साहस, त्याग और अद्वितीय देशभक्ति से इतिहास के पन्नों पर अमर निशान छोड़े। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ था और उनका आदर्श हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। उनकी महत्वपूर्ण योगदान और संघर्षों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं सागर और आज के इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ, जो कि उड़ीसा में है। उनका जन्म एक समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक आदर्श गृहिणी। सुभाष के विचार और संस्कार उनके परिवार की देन थे, जो उन्हें एक आदर्श भारतवासी बनाते गए। सुभाष अपनी शिक्षा में बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की और अपनी मेधा के कारण शिक्षकों के प्रिय बने। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक घटना ने सुभाष के भीतर के क्रांतिकारी को जागृत कर दिया। जब एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों को अपशब्द कहे तो सुभाष ने पूरे कॉलेज को संगठित कर विरोध प्रदर्शन किया। इस साहसी कदम के कारण उन्हें कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। यह घटना उनके व्यक्तित्व में निडरता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बन गई। जब सुभाष ने OCS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की तो उनके परिवार और दोस्तों को उम्मीद थी कि वे एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, लेकिन सुभाष के मन में भारत की स्वतंत्रता की लालसा थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ठुकराते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य भारत को आजाद देखना है और मैं अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहता हूं। स्वदेश लौटने के बाद सुभाष महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। 1920 के दशक में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया और दोनों युवा नेताओं ने कांग्रेस को नई दिशा दी। 1930 के दशक में सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष केवल देश के अंदर सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने यूरोप जाने का निर्णय लिया, जहां उनका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना था। उन्होंने इस दौरान कई महत्वपूर्ण देशों का दौरा किया, जिनमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया शामिल थे। उन्होंने यूरोप में फांसीवाद और समाजवाद जैसे वैश्विक आंदोलनों का गहराई से अध्ययन किया। इन आंदोलनों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए दृष्टिकोण और रणनीतियां में अपनाने की प्रेरणा दी। यूरोप में रहते हुए उन्होंने कई प्रमुख नेताओं और विचारकों से मुलाकात की। उन्होंने ब्रिटेन की नीतियों के खिलाफ यूरोपीय देशों में समर्थन जुटाने का प्रयास किया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर से उनकी मुलाकातें हुईं। भले ही उनके विचारों में कई मतभेद थे, लेकिन उन्होंने भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस प्रयास ने उनकी विचारधारा को और अधिक प्रगतिशील और अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। यूरोप में उन्होंने भारतीय प्रवासियों और छात्रों के बीच भी जागरूकता फैलाने का काम किया। उन्होंने वहां से भारत में हो रहे आंदोलनों पर नजर रखी और कई बार गुप्त रूप से कांग्रेस नेताओं को अपने सुझाव भेजे। यूरोप की यात्रा ने उन्हें यह समझने में मदद की कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक पटल पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। उनकी इन कोशिशों ने यह साबित किया कि वे केवल एक राष्ट्रीय नेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी अंतर्राष्ट्रीय विचारक भी थे। 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और क्रांतिकारी विचारधारा का प्रमाण था। लेकिन उनके और गांधी जी के विचारों में गहरा मतभेद था। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह को आंदोलन का प्रमुख साधन मानते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल अहिंसात्मक तरीकों से नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष और व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से ही संभव है।
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी विचारधारा को कांग्रेस के भीतर पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। इस कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य कांग्रेस के भीतर क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार करना था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत के ग्रामीण और मजदूर वर्ग को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा किया। फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले कई जन आंदोलन शुरू हुए, जिनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और सामूहिक हड़तालें शामिल थीं। इस संगठन ने देश भर में जागरूकता फैलाने का काम किया और लोगों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल उच्च वर्ग के नेताओं का कार्य नहीं है, बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में यह संगठन एक मजबूत राजनीतिक और क्रांतिकारी ताकत बन गया। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कई बार गिरफ्तार किया, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के सबसे मुखर और प्रभावशाली विरोधियों में से एक थे। उनकी गिरफ्तारी के पीछे कई कारण थे, जिनमें उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार, जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित करना और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर विरोध करना शामिल था। 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन का आह्वान किया, जिसके तहत उन्होंने कई सभाओं में भारत छोड़ो के नारे लगाए और जनता को ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इन गतिविधियों के कारण उन्हें कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनकी स्थिति ने भी ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा की। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की, जो उनके साहस और संघर्षशीलता का प्रतीक बनी। भूख हड़ताल के दौरान उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। यह देखकर अंग्रेजी प्रशासन दबाव में आ गया। ब्रिटिश अधिकारियों को यह डर सताने लगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जेल में हो गई तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन भड़क सकता है। अंततः उन्हें मजबूरी में रिहा करना पड़ा। यह घटना केवल उनके साहस और दृढ़ता का ही उदाहरण नहीं थी, बल्कि इसने यह भी दिखाया कि उनकी लोकप्रियता और जनता पर उनके प्रभाव ने ब्रिटिश सरकार को बार बार झुकने पर मजबूर किया। यह सुभाष चंद्र बोस की अदम्य इच्छा शक्ति और उनके अद्वितीय नेतृत्व का प्रमाण है, जो हर प्रकार की कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार की निगरानी से बचने के लिए गुप्त रूप से भारत छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भेष को बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन नाम अपनाया और पेशावर के रास्ते काबुल की ओर यात्रा शुरू की। उनके पास नकली दस्तावेज थे और उनका पूरा भेष ऐसा था कि अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं सके। काबुल पहुंचने के बाद उन्होंने रूस जाने की योजना बनाई। रूस में उन्होंने सोवियत सरकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा। हालांकि उस समय रूस और ब्रिटेन के बीच मित्रता थी, जिससे उन्हें तुरंत सहयोग नहीं मिला। इसके बाद वे जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। हिटलर ने उन्हें अपनी सेना के लिए भारतीय युद्ध बंदियों को जुटाने की अनुमति दी। सुभाष ने वहां इंडियन लीजन का गठन किया, जिसमें भारतीय सैनिकों को संगठित किया गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंचे। जापान में उन्हें जापानी सरकार का पूरा समर्थन मिला। जापानी सेना ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए संसाधन और समर्थन प्रदान किया। उन्होंने वहां से दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की और भारतीय प्रवासियों के बीच आजादी की अलख जगाई। इस दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। यह फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का प्रण ले चुकी थी। 1943 में सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। यह सरकार स्वतंत्र भारत की पहली निर्वासित सरकार थी, जिसे 9 देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद फौज ने अपने संघर्ष की शुरुआत अंडमान और निकोबार द्वीपों से की, जिन्हें जापान ने ब्रिटिश शासन से मुक्त कर सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। इन द्वीपों का नामकरण किया गया शहीद द्वीप
और स्वराज द्वीप। आजाद हिंद फौज ने बर्मा, म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई। उन्होंने रंगून से इम्फाल तक कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। फौज का हर सिपाही जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारों से प्रेरित था। लेकिन कठिन भूभाग, संसाधनों की कमी और सहयोगी सेनाओं के साथ संचार बाधाओं के कारण अभियान धीमा पड़ गया। 1945 में जब जापान और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हारने लगे, तब आजाद हिंद फौज को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे फौज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस के ताइवान में हुए विमान दुर्घटना में लापता होने की खबर आई। इस घटना ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। उनके निधन की पुष्टि कभी नहीं हो सकी और इससे जुड़ी अनेक कहानियां और विवाद आज भी चर्चा का विषय हैं। आजाद हिंद फौज का संघर्ष भले ही सैन्य दृष्टिकोण से सफल न रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट रहा। फौज के सैनिकों के बलिदान और साहस ने भारतीय जनता और ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक हो सकता है। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली। सुभाष चंद्र बोस के विचार और नेतृत्व ने भारतीय जनता को यह दिखाया कि एक संगठित और प्रेरित प्रयास से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। यह संघर्ष केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारतवासियों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की अभिलाषा का प्रतीक था। फौज के साहस ने ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों के मन में भी क्रांति की भावना भरी। इसकी गूंज उन आंदोलनों में सुनाई दी जिन्होंने भारत को अंततः स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी साहस, संकल्प और असीम देशभक्ति की कहानी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और दृढ़ता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। नेताजी का सपना था एक स्वतंत्र भारत और उनकी कुर्बानियों ने इस सपने को साकार करने की नींव रखी। उनके बलिदान और संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सागर आर्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ें ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।